दोस्तों नमस्कार। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब चुनाव है और चुनाव का मतलब जनता का अपने नेताओं से रूबरू होना है। इसे कोई कैसे रोक सकता है? और शायद यही वो वजह है सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखना चाहती थी और चुनाव के वक्त वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले। इसके लिए कितने तर्क गढ़े गए सरकार की तरफ से, और जिन तर्कों के आश्रय पहली बार यहां तक कह दिया गया कि दरअसल चुनाव प्रचार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी यह कोई संवैधानिक मसला नहीं है, यह तो कानून की प्रक्रिया है जिसमें आपको चुनाव प्रचार का हक मिलना चाहिए। लेकिन आपके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई चल रही है तो फिर चुनाव प्रचार आप कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभूतपूर्व करार दिया था और साफ तौर पर कहा था यह कैसे संभव है, 5 बरस में एक बार चुनाव होते हैं और चुनाव के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। वह एक राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता भी हैं, उस पार्टी के संयोजक हैं। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर लोकतंत्र को खत्म करने की स्थितियां अगर इसी तरीके से रही तब तो कोई भी चुनाव के वक्त बाहर नहीं निकल पाएगा, सबको जेल में बंद कर दिया जाए। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका जवाब शायद सरकार के पास नहीं, ईडी के वकील के पास नहीं, अटॉर्नी जनरल के पास नहीं, सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं। क्योंकि जिन तर्कों को 7 तारीख और 10 तारीख के बीच में गढ़ा गया, उसने साफ तौर पर सरकार की मंशा बतला दी कि वह किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को जेल के बाहर निकलते हुए नहीं देखना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे चुनाव प्रचार के वक्त के लिए अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को यह कहकर दे डाली कि वो प्रचार कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, बतौर मुख्यमंत्री वह गवर्नेंस के काम को नहीं करेंगे। यानी चुनाव प्रचार कितना जरूरी है, चुनाव कितना जरूरी है, लोकतंत्र बरकरार है यह दिखाना कितना जरूरी है। और इसीलिए 5 बरस में एक बार होने चुनाव के वक्त में किसी मुख्यमंत्री को जेल में कैसे बंद रखा जा सकता है, जबकि अभी सिर्फ आरोप भर है। और उन आरोपों के मद्देनजर भी बीते 40-41 दिनों से जब से वह जेल में है, उस दौर में भी कोई पुख्ता सबूत निकल कर आया नहीं है। हलफनामे के तौर पर ईडी चाहे इस बात का जिक्र कर रही हो कि हमारे पास यह भी है वह भी है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तो अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दे दी गई। वह 1 जून तक चुनाव प्रचार खुलकर करेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, यानी एक बार फिर 2 जून को वह जेल में चले जाएंगे। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल इस देश के भीतर अब खड़ा हो गया है कि 2 जून को सरेंडर करेंगे और 4 जून को लोकसभा चुनाव के फैसले आने हैं। तो उन फैसलों के मद्देनजर अब जब कल से वो चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे और जिन बातों का जिक्र करेंगे उसमें सरकार कटघरे में होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में होंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह कटघरे में होंगे। यहां तक कि बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति में बार बार इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और मुख्यमंत्री इसीलिए जेल में है। यहां तक कि डिप्टी सीएम भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है। यानी जेल में रखकर चुनाव प्रचार के अधिकार न देने की व्यवस्था केंद्र सरकार और सरकार के वकीलों ने बाखूबी कर ली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव 5 बरस में एक वक्त है और चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर नहीं निकले और चुनाव प्रचार की खुली छूट नहीं दी गई और उन्हीं के मुद्दों के इर्द गिर्द अगर चुनाव प्रचार दिल्ली में हो रहा है तो फिर इसके मतलब मायने क्या होंगे? तो 3 सवाल सबसे बड़े। 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है, यानी 23 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। दिल्ली की 7 सीटें हैं और सातों सीट इस वक्त बीजेपी के पास है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों को लेकर समझौता किया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है।
और अब राजनीतिक तौर पर जब चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरेंगे तो क्या एक भी सीट बीजेपी जीत जाएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार यानी आम आदमी पार्टी का करप्शन ही इस दौर में छाया हुआ है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बार बार करप्शन का जिक्र करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र चल रही है, जिसका जिक्र बार बार हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह कहकर उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया तो वह कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर चाल थी सरकार की। यानी पहले सवाल का जवाब है इन 7 सीटों पर क्या होगा, और यह सीटें बीजेपी के हिस्से से खिसक गई तो एक झटके में 400 पार अब नारे नहीं लगते हैं, 303 से घटाने शुरू कीजिए, उसमें 7 सीटों को घटा दीजिए। उसके बाद 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी पंजाब के भीतर भी, और पंजाब में वोटिंग 1 तारीख को होनी है। पंजाब की 2 सीट को गंवाने के साथ 7 और 2 9 सीट हो गई। हालांकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन वहां वोटिंग पूरी हो गई। और हरियाणा के भीतर भी आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से है। तो अगर आप गणित लगा रहे हैं तो आप कहेंगे अच्छा ज्यादा से ज्यादा 8 9 10 सीट। सवाल यह नहीं है, और यहीं से दूसरा सवाल निकलता है। चुनाव प्रचार में अब खुले तौर पर यह बात रेंगने लगेगी कि दरअसल इस देश के भीतर में केंद्र सरकार ने चुनाव प्रचार से हटाने के लिए इस तरीके की साजिश रची और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। और लगातार वो जो प्रयास कर रही थी और जो तर्क दिए गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को ही कहा था कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति है, संकेत उसी समय मिल गए थे, लेकिन कल के दिन ही ईडी की तरफ से वकीलों ने जिन बातों का जिक्र किया और इस बात के हलफनामे के तौर पर लिखा, हमें लगता है उसको जानिए तब आप समझ पाएंगे इस चुनाव प्रचार की धार अब किधर जाने वाली है। और यह पूरे देश में रेंगेगी, क्योंकि इस दौर में आम आदमी पार्टी अकेले नहीं है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, अखिलेश यादव खड़े हैं, उसके साथ आरजेडी खड़ी है यानी तेजस्वी यादव खड़े हैं, उनके साथ शिवसेना जिसे बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री मोदी नकली शिवसेना कहते हैं, उद्धव ठाकरे उनके पिता ने शिवसेना बनाई और उनको नकली करार दे रहे हैं। तो नकली कौन सी स्थिति? अब उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार होगा। अभी तो 3 ही चरण बीते हैं, तो तमाम राज्यों में जहां जहां इंडिया की मौजूदगी और उस मौजूदगी के साथ वहां के नेताओं की मौजूदगी, उस चुनाव के भीतर में क्या कुछ आएगा? जाहिर तौर पर पहला सवाल तो यही आएगा कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क गढ़े और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम तर्कों को खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस दौर में केंद्र सरकार बार बार बदलना क्यों चाहती है? राजनीतिक तौर पर दिल्ली के अधिकार छीने गए संसद की ताकत दिखाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि सारी ताकत चुने हुए मुख्यमंत्री को होनी चाहिए, तो संसद में विधेयक लाकर सारे पावर एलजी को दे दिए गए। चुनाव आयुक्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको भी संसद के जरिए बदल दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया तो उस पर भी सरकार ने कहा देखिए हमारे वजह से ही ये ट्रांसपेरेंसी आई कि पता चल गया। और होते होते बात तो महाराष्ट्र में जब सरकार गिराई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दौर में राज्यपाल की भूमिका को असंवैधानिक करार दे दिया। उस राज्यपाल को हटा दिया गया, बदल दिया गया, लेकिन यह पूरी भूमिका है जो अब अरविंद केजरीवाल के जेल के बाहर निकलने के साथ ही चुनाव प्रचार के मैदान में गूंजने लगेगी। और समूचे देश के भीतर, यानी दूसरा सवाल का जवाब है समूचे देश के भीतर यही सवाल बड़ा होगा कि सरकार ने अपनी सत्ता न गंवाने के लिए विपक्ष को कैसे तोड़ा, विपक्ष पर कैसे आरोप लगाए, और उन आरोपों के मद्देनजर चुनाव प्रचार से भी दूर रखने के लिए उनके खिलाफ कैसी कैसी कार्रवाई की, और ईडी और सीबीआई की भूमिका और आईटी की भूमिका इस दौर में सरकार के अनुकूल कैसे होती चली गई। यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि इस तीसरे सवाल में दरअसल इस दौर में जो हलफनामा दिया गया, उस हलफनामे के इर्द गिर्द
जो ईडी के जरिए दिया गया ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में नहीं आने देना है, उस हलफनामे के हिस्सों को जरा पढ़िए और समझिए। उसकी कॉपी हमारे पास आई है जिसमें लिखा गया है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, ना ही यह संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। यानी राजनीतिक तौर पर पूरे तरीके से एक केस के मद्देनजर आरोपों के जरिए ही किसी को भी जेल में बंद करके आप पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं, इस पर मोहर अपने विरोध के देते हुए तर्क में लगाए गए। दूसरा तर्क दिया गया कि हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी गई। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि जिस वक्त हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करने के लिए लकीर बनाई जा रही थी, उस वक्त जब हार्दिक पटेल चुनाव लड़ने के लिए सजा भुगत रहे थे, हाईकोर्ट में गए तो गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो उनके ऊपर स्टे लगा दिया गया उनकी सजा पर, और उसके बाद वह चुनाव लड़े और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। सच यह भी है। उसके बाद देखिए तीसरा तर्क दिया गया, ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहा था कि चुनाव प्रचार में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने वोट के जरिए जिस सरकार को बनाया है और जो मुख्यमंत्री है वह अगर चुनाव के वक्त ही अपने लोगों से रूबरू नहीं होगा तो इसके क्या मतलब और मायने बचेंगे। लेकिन इस पर जवाब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल का नहीं आया। उसके बाद इनका तर्क था कि पिछले 3 साल में 123 चुनाव हुए हैं। अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते हैं। यानी इसमें विधानसभा चुनाव को भी अपने तौर पर सरकार ने घेर लिया और कहा कि ऐसे में तो कोई भी जेल से छूट कर आ जाएगा और कोई भी बाहर आके कहेगा। इसकी संवेदनशीलता को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा और कहा कि यह अभूतपूर्व है। समझिए, इसको लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आपने जेल में बंद करने के तर्क गढ़ रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो उस डेमोक्रेसी के हिसाब से ही संविधान ने उसकी व्याख्या की है और उसके मद्देनजर सवाल यह नहीं कि फंडामेंटल राइट है या नहीं, सवाल यह है कि हो सकता है संविधान बनाने वालों को भी यह समझ में कभी नहीं आया होगा कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब लोकतंत्र के तौर पर जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में ही जो उसके प्लेयर्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। यह किसी ने सोचा नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि कुछ सिद्ध हो गया हो, सिर्फ आरोप भर है। तो इस परिस्थिति में जवाब कौन देगा? जाहिर है इसके बाद कोई जवाब देने की स्थिति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से एक 5वां तर्क भी गढ़ा गया। उन्होंने कहा अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा। यानी एक झटके में इस देश के भीतर में जो तमाम कैदियों के साथ होता है या जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसके समकक्ष लाकर कहा देखिए समानता का मतलब तो यह है कि सभी जेल में रहें। और यहीं से सवाल सबसे बड़ा उठा, इस देश में बतौर नागरिक यह किसी का भी अधिकार है कि 5 वर्ष में होने वाले चुनाव में अगर वो शिरकत कर रहा है और राजनीतिक तौर पर और प्लेयर के तौर पर उसकी शिरकत हो रही है तो उसको आप बंद नहीं रख सकते हैं अगर वह साबित नहीं हुआ है तो। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर हमें लगता है एक नाम और याद कीजिए, जब मुजफ्फरपुर की जेल में उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में रखा गया था, उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा। इमरजेंसी के वक्त उन पर डायनामाइट केस चला था, डायनामाइट कांड का केस चला था, उसमें उन पर आरोप साबित किए गए और उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया। नॉमिनेशन फाइल उन्होंने की जेल में रहते हुए। इस दौर में होते तो हो सकता है जेल में रहते हुए नॉमिनेशन फाइल करने से भी सरकार रोक सकती थी। वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले, लेकिन चुनाव प्रचार के पूरे दौर में उस वक्त 1977 में उनके जेल में रहने को ही नारे में तब्दील कर दिया गया।
वो इमरजेंसी के ठीक बाद की स्थिति थी, तो क्या इस दौर में कुछ वैसी ही परिस्थितियां हैं? राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं रही होगी जब सरकार तर्क दे रही है और सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर रहा है। सरकार राजनीतिक तौर पर तर्क दे रही है और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पर डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहा है। सरकार अपने तौर पर चाहती ही नहीं है कि चुनाव प्रचार में कोई बाहर निकल कर आए, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इसे अभूतपूर्व करार दे रहा है। और इन तर्कों के आश्रय अगर एक एक चीज को आप इस दौर में परखना शुरू कीजिएगा तो उसमें 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कही, जिसका जिक्र 7 तारीख से ही शुरू हो गया था। उन्होंने कहा यह अभूतपूर्व स्थिति है, लोकसभा चुनाव है, हर 5 साल में होते हैं, जनता अपने नेता से मिलना चाहती है, नेता जनता को समझाता है और मुख्यमंत्री को आपने जेल में बंद कर रखा है। चुनाव सिर्फ 5 साल में होते हैं तो इस पर तर्क दिया गया जी नहीं, हर बरस होते हैं और उसमें विधानसभा चुनाव को घसीट लिया गया। अब सवाल यह था कि अगर दिल्ली का चुनाव हो रहा होता जो फरवरी 2025 में होगा, उस दौर में अगर यहां का मुख्यमंत्री जेल में है और सिर्फ आरोपों के सिलसिले से, तो फिर लोकतंत्र और लोकतंत्र के आधार पर संविधान की सोच क्या मायने रखेगी? क्योंकि संविधान की शपथ लेकर ही तो सभी कोई संवैधानिक पदों को संभालते हैं। अब इन परिस्थितियों में ध्यान दीजिए, जब लगातार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आते चला गया, 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्थिति अभूतपूर्व है। उससे पहले याद कीजिए कि 30 अप्रैल को ईडी से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी टाइमिंग पे शक होता है कि चुनाव के वक्त आपने ऐसी टाइमिंग क्यों की। 15 अप्रैल को याद कीजिए ईडी को नोटिस दिया गया था और पूछा गया था आपने जो गिरफ्तार किया है इसको ही चैलेंज किया जा रहा है, तो आप अपने तौर पर इसका भी जवाब दीजिए। यानी परिस्थितियों के भीतर सुप्रीम कोर्ट जिसको ताकत है संविधान की व्याख्या करने को लेकर, सरकार और सरकार के वकीलों के जरिए और वकीलों के जरिए इस देश की जांच एजेंसियों को जो ताकत सरकार ने अपने तौर पर दे दी है, वो राजनीतिक तौर पर कहीं चल तो नहीं रही है। यानी भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों के भीतर जो 3 सबसे बड़े सवाल इस पूरी प्रक्रिया ने उभार दिए हैं, वो शायद देश के लोकतंत्र को लेकर सबसे बड़े सवाल हैं। इस देश में लोकतंत्र का मतलब अगर चुनाव है और चुनाव को लोकतंत्र के पर्व के तौर पर कहा जाता है, तो इस देश में राजनीतिक दल और उनके नेता इस चुनाव में भागीदारी के लिए वही प्लेयर होते हैं जिनको जनता वोट देती है। उसको ब्रेक करने की कोशिश लगातार हो रही है, जो इस पूरे के पूरे इस दौर में नजर आ गया सामने, जिसमें अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला था। दूसरी परिस्थिति, अगर इन स्थितियों के भीतर सरकार ये तर्क देने लगे कि फंडामेंटल राइट नहीं है आपका ये, तो सिर्फ जो फंडामेंटल राइट संविधान में लिखे हुए हैं उससे हटकर सरकार को क्या पूरे के पूरे तमाम बाकी अधिकारों पर वह कब्जा कर सकती है? क्योंकि एमएसपी भी तो किसानों के लिए नहीं लिखा हुआ है, तो एमएसपी नहीं देंगे हम। फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। इस देश के आदिवासियों की जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है ये, इसको भी हम अपने तौर पर ले जाएंगे। इस देश के कॉरपोरेट का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा, इसका जिक्र भी फंडामेंटल राइट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। यह भी दर्ज नहीं है कि जो छोड़कर भाग गए और उनको इतना पैसा दे दिया गया और बैंकों को कंगाल करके भाग गए, वह भी तो जिक्र नहीं है। तो क्या फंडामेंटल राइट के आश्रय पहली बार ऐसा तर्क गढ़ा गया जिसने सरकार की अपनी उस मनस्थिति को सामने लाकर रख दिया, जिसका जिक्र इस दौर में बार बार हो रहा है? और शायद यही वो वजह है जिसका डर मौजूदा सरकार को है कि अब चुनाव के प्रचार में अरविंद केजरीवाल आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे, आपको बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ नजर आएंगे, वो महाराष्ट्र में कहीं उद्धव ठाकरे के साथ, कहीं शरद पवार के साथ नजर आएंगे। आप पूरे देश के भीतर में राहुल गांधी के साथ कई रैलियों में अरविंद केजरीवाल को देखेंगे। यानी इस दौर में अलग अलग राज्यों के भीतर यह मुद्दा बड़ा होते चला जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहल नहीं की होती और सुप्रीम कोर्ट की बात को अगर सरकार दरकिनार करती रही,
जो इससे पहले संसद की ताकत दिखाकर उसने बार बार दरकिनार की, तो ऐसी स्थिति में क्या इस देश के भीतर लोकतंत्र का खतरा अगर मंडरा रहा है, जिसका जिक्र विपक्ष घूम घूम कर रहा है कि यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की वजह इस देश में लोकतंत्र का खतरा और संविधान के खत्म होने की स्थितियां हैं, तो क्या वह झूठ नहीं है? शायद उसकी जीती जाती तस्वीर के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस दौर में देश भर में घूमकर ये बताएंगे जरूर। और इसीलिए जिक्र हो चला है कि 4 जून को क्या होगा, क्योंकि पहले 3 चरणों ने जो संकेत दिए और उसके बाद कल राहुल गांधी ने जब कहा कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी और अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, उसके बाद की परिस्थितियों को आप सिर्फ अब देखते चले जाइए। ये राजनीतिक तौर पर चुनाव शायद इस देश के भीतर का एक अनूठा चुनाव है, जिसमें संविधान भी शामिल है, लोकतंत्र भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट की पहल भी शामिल है और सरकार के जरिए अपने तर्कों के आश्रय लोकतंत्र, संविधान और लोगों के अधिकार को लेकर नई परिभाषा गढ़ने की स्थितियां भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।